तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 को लेकर एक और बहुत ही आपका बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, बिना देरी के लिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर मैथ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम लोग पहले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है, एक खेप माल की 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 600 रुपया का है तो उस खेप माल का क्रय मूल्य रुपया में कितना है? तो पहले समझिए कि उसका जो मूल्य हम लोग मानेंगे। देखिए, 4 भाग है यहाँ पे, 3/4 मतलब ये कुल भाग कितना है? 4 भाग है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे पहले यक्स, ठीक है। यक्स का 3/4 भाग तो कितना भाग हो जाएगा? 3/4 भाग। कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया? तो आप कहोगे सर 6% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 106/100। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह रहा है शेष माल। शेष माल मतलब अब कितना बचा हुआ है? तो 1/4 बचा हुआ है, यानी 1/4 यहाँ पर गुणे यक्स कर देंगे। 1/4 जो माल है वो बेचा जा रहा है आपका 30% की हानि पर, 3% की हानि पर। तो 100 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 97 बटा हो जाएगा यहाँ पर 100। अब ये कुल विक्रय मूल्य है, ठीक है। कुल विक्रय मूल्य कितना है आपका? यहाँ पर हम पता कर लिए। अब कुल विक्रय मूल्य में से अगर हम लोग क्रय मूल्य को घटा देंगे तो जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा 600 रुपया का। तो पहले इसको हल करिए। यहाँ पर ये हो जाएगा 3×6 = 18, 3×1 = 3, और यहाँ पर हो जाएगा ये 400, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 97 यक्स बटा 400। अगर इसको जोड़ेंगे तो 8×7 = 15, 9×1 = 10, अब 1 = 11 और 3×1 = 4, कुल मिला जुला के 415/400 ये विक्रय मूल्य आया। आप जानते हो कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय, यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको पता है, कितना पता है? 415 यक्स बटा 400। क्रय मूल्य हमने माना था यक्स रुपया, यक्स कर दीजिए। तो जो आंसर आएगा यानी जो लाभ आएगा वो कितने का आ रहा है? 600 रुपया का। तो 400 का यक्स में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 400 यक्स, और 415 में से 400 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 15 यक्स बटा यहाँ पर 400, बराबर हो जाएगा आपका 600 के। आप जानते हो 15×4 = 60 होता है, अब 4 चौक हो जाएगा 16। कुल मिला जुलाकर कितना हो गया ये? 16,000 रुपया। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 16,000 रुपया आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 16,000 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद तब तक हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रीति 36 दिनों में एक कार्य कर सकती है। प्रीति एक काम को कितने दिनों में कर सकती है? 36 दिनों में। अनु उसी काम को 30 दिनों में कर सकती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन अनु काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कुल काम पूरा हुआ। तो मान लेंगे कि दिनों की संख्या है यक्स, ठीक है। तो यक्स बटा के हो जाएगा आपका, चूंकि देखिए प्रीति 36 दिनों में करती है तो यक्स बटा के हो जाएगा 6, मतलब 36, और यहाँ पर यक्स ये पूरा आपका दिन है। तो जो अनु थी वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स माइनस क्या हो जाएगा? 3। और ये पूरा काम अनु कितने दिन में करती है? तो अनु करती है 30 दिनों में, और कुल काम कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के। और इस यक्स की वैल्यू हमको पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका लसा लेंगे। तो यहाँ पर इसका लसा हो जाएगा आपका 180। आपका 36 पंचे 180 होता है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस, ये हो जाएगा 3×18, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6×18 बराबर 1 के। तो यहाँ पर 6×5 हो जाएगा आपका 11 माइनस 18 बराबर 180 का 1 में गुणा करा देंगे तो 180 आ जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे
तो 11 बराबर हो जाएगा 198। तो यक्स बराबर 11 कम 11, 11 × 8 = 88। तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो कुल काम पूरा होगा वो 18 दिनों में पूरा होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है 18 दिन, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं और हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। लिखा है कि 6 के वर्ग, कामा 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो देखिए, कह रहा है कि 6 का वर्ग, 6 का वर्ग बोले तो 6 गुणे 6, 4 का घन बोले तो 4 का 3 बार आपस में क्या करवा दें हम लोग? गुणा। उसके बाद 24, 24 को अगर हम तोड़े तो हो जाएगा 6 गुणे 4। ठीक है, इसका हमको बताना है लसा, यानी एलसीएम। तो आप जानते हो कि लसा क्या होता है कि जो संख्या मैच करती है उसको एक बार, जो नहीं मैच करती उसको भी लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या आपका मैच नहीं कर रही है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 6 और 4 दोनों का यहाँ पर लिखा है ना, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, और यहाँ 4 का घन कितना हो जाएगा? 64। उसके बाद है आपका 24। तो सबसे पहले आप जानिए कि 24 और 36 का लसा, 24 और 36 का लसा निकालेंगे तो बचेगा आपका 72। ठीक है, 24 और 36 का लसा कितना हो जाएगा? 72, क्योंकि देखिए 24 त्रिक 72, 36 दूना 72, ये 72 आ गया। अब बचा हमारे पास 64। अब 64 और 72 का हम लोग क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे। तो आप जानते हो कि अगर हम 64 को लिखें तो 8 अठाई 64, और उसके बाद 72 को लिखें, ये हो जाएगा 9 अठे 72। हम लोग बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं, पहले 36 और 24 का लसा निकाल दिए, 72 आ गया। अब 72 और 64 का लसा निकाल रहे हैं, जो उत्तर आएगा वही हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए ये 8 मैच कर रहा है, 8 एक बार, और ये मैच नहीं कर रहा तो इसका गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा 72। तो 8 दूना 16, 8 से 56, 56 और 1 57, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 576। तो कौन से विकल्प में आपका दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 576, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ तीसरा नहीं, चौथा। लिखा हुआ है कि 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? मतलब एकल बट्टा आपसे पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब 3 ठो आपका प्रतिशत लगातार दिया रहे तो उसमें जो बट्टा निकाला जाता है उसके लिए फार्मूला यूज होता है 1 - 100 - R1 / 100 गुणे 100 - R2/100। फिर यहाँ पर हो जाएगा 100 - R3/100, और उसके बाद यहाँ पर फिर से गुणा का चिन्ह लगेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 100, और यहाँ पर परसेंटेज। ये वाला जो फार्मूला लिखे हैं इसी फार्मूला पर हमारा ये सवाल सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब देखिए 100 में से पहला R1 लिखेंगे तो मतलब 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 85, 85 बटा के हो जाएगा 100। फिर गुणे, अब 100 - R2, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बटा 100। फिर गुणे, अब 100 में से R3 को घटाना है, R3 कितना है? 24 है, तो घटाएंगे तो बचेगा आपका 76 बटा 100, और यहाँ गुणे हो जाएगा 100, और यहाँ पर परसेंटेज। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20, 20 से काटेंगे 20 चौक 80। अब बस इसको इतने पर रोक देते हैं। देखिए अब हम लोग 17 का गुणा 6 में कराएंगे, मतलब 76 में, तो 17 छक्का 102 होता है। और 17 सत्ते 119, 119 में अगर हम लोग 10 को जोड़े ये हो जाएगा आपका 129, और गुणे हो जाएगा 4। बटे में कितना है? बटे में है आपका 10,000, यहाँ -1 है, और इस तरीके से गुणे 100 और परसेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने गुणा करवा लिया था। देखिए 17 छक्का 102, 102 के दो हासिल लगा आपका 10,
उसके बाद 17 सत्ते 119, 119 में अगर हम 10 को जोड़े तो यहाँ 9 2 और यहाँ 1, 129 आया, वही लिख दिए। अब देखिए 4 दूना हो गया आपका 8, 4 नवाई हो गया 36, 4 दूना 8 तीनी 11 और 4 एक कम 4 और 1 5। ठीक है। अब यहाँ पर -1 है और बटे में है आपका 10,000। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसको गुणे 100%, अब अगर हम 10,000 का 1 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 में से 5,168 को घटाएंगे तो डायरेक्टली हम लोग घटा देते हैं, और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये घटाने के बाद काटेंगे, ठीक है, अभी हम डायरेक्टली काट दे रहे हैं, बट ये घटाने के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 10 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना, 2। उसके बाद यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4। और चूंकि 100 बचा हुआ है तो 100 से भाग कर देंगे तो 2 अंक पे दशमलव, यानी कुल मिला जुलाकर आएगा 48.32। तो 48.32 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है पांचवा, वो लिखा हुआ है कि यदि ए और बी के तृतीयानुपाती तथा ए बी और सी के चतुर्थानुपाती का अनुपात 3:4 है तो बी अनुपाती सी का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए ए और सी है। ए और बी का तृतीयानुपात होता है आपका b² बटा ए, और ए बी सी का जो चतुर्थानुपात होता है वो होता है आपका BC/A। इसका अनुपात दिया हुआ है 3:4, बोले तो 3/4। ठीक है। अब हमको पूछ रहा है कि बी और सी का मान बताइए, तो ए से ए खत्म हो गया, एक बी से एक बी खत्म हो गया, बचा B/C बराबर कितना, 3/4। यानी बी अनुपाते सी का मान कितना हो जाएगा, 3/4, मतलब 3:4। तो कौन से ऑप्शन में मैच किया, ऑप्शन नंबर आप देखिए बी में दिया हुआ है 3:4, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि उसी दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दोगुने समय में तय किया गया है तो दोनों वाहनों की चालों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर समझिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय, यानी D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मान लेते हैं पहले वाहन का था। अब जो दूसरा वाहन है वो उसी दूरी को, मतलब उसी दूरी का आधा यानी D/2 को तय करता है दोगुने समय में। पहले टी लगता था, अब लगेगा आपका 2t। तो पूछ रहा है कि दोनों की चालों का अनुपात बताइए, यानी S1/S2 आपसे पूछ रहा है। ये हो जाएगा D/T, और यहाँ पर हो जाएगा आपका D, आपका अगर इसको यहाँ पे ले जाएं तो डायरेक्ट हो जाएगा 4t। ठीक है, क्योंकि ये उठकर इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे t से t क्या हो जाएगा, अगर हम इसको उलट दें तो ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि S1/S2 बराबर हो जाएगा, देखिए t से t खत्म, d से d खत्म, 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/1, यानी जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:1। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हो कि 4:1 दिया हुआ है, और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है और हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कारखाने में लगातार 5 महीने में 7,482, 89, 52, 65, 24, 84, 32 और 65, 62 इकाइयों का उत्पादन होता है। छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीने का औसत उत्पादन 7200 हो जाए। तो कहने का मतलब कुल इतना है, ये जो दिया हुआ है इन सभी को जोड़कर 5 से गुणा करवा देंगे, जो आएगा उसको हम लोग 7200 में से 6 का गुणा करवा के घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 74
82। उसके बाद दूसरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 89 52। उसके बाद जो तीसरा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका 65 24। और जो चौथा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका 84 32। उसके बाद जो अगला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 65 62। ठीक है, पांच हो गया। ये 5 महीनों का क्या है आपका उत्पादन है। इसको जोड़िए, देखिए, दो दो चार आठ, आपका दो 10 दो 12 हो जाएगा। यानी दो दो चार, चार आठ, दो 10 दो 12, आठ पाँच 13, 13 दो 15, 15 3 18, और 18 छः 24, 24 अब एक हो जाएगा आपका 25। ठीक है, यहाँ पे आठ पाँच 13, 13 दो 15, 15 3 18, 18 और छः कितना हो जाएगा 24, एक 25 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, 9 4 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 5 आपका 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, 8 7 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 6 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, 5 महीनों का योग। अब हमको क्या करना है कि जो 6 महीनों का औसत दिया हुआ है, तो 6 गुणे हमको क्या करना पड़ेगा 7200, क्योंकि आप जानते हो कि योग बराबर होता है आपका संख्या गुणते औसत। संख्या हमारे पास 6 दिया हुआ था, और आपका जो उत्पादन औसत दिया हुआ था 7200, तो गुणा करवा लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 6 0 हम 0, 6 0 हम 0, 6 दूनी 12, 6 सते 42 और 1 43। अब ये वाला जो आया है 6 महीने का, और ये जो आया है ये 5 महीने का, तो जो हमको बताना है छठे महीने का, उसको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, तो देखिए 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, यहाँ बचा 1, 11, 11 में से 9 जाएगा बचेगा 2। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 12, 12 में से 7 जाएगा बचेगा 5। यानी ये कुल मिला जुला कर कितना आया 52 48। ठीक है, यानी जो छठवें महीने का आपका उत्पादन होगा वो होगा आपका 52 48। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 52 48, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप लोग इसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करके उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर, और इसका भी आधा अगर हम कर देंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा पाई r स्क्वायर। हमसे पाई r स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि r का मान दिया हुआ है 42, तो पाई का मान 22/7, r का मान हो जाएगा 42 × 42, तो 7 6 42। आपका देखिए, छः का 2 में गुणा करा देंगे तो 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 1 25, और यहाँ पर हो जाएगा 22, तो 22 दूना 44, 22 पंचे 110, 114 हो जाएगा, 22 दूना 44, ये 55 हो जाएगा। कुल मिला जुलाकर आपका 55 44 आया। तो कौन से ऑप्शन में मैच किया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 55 44, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए, अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में हुए परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर देखिए, दो फार्मूला लगता है, जब संख्या बढ़ती है तो R1, संख्या घटती है तो R2, यहाँ पर -R1 × R2/100। इसी फार्मूले से हम लोग लगाएंगे और हमारा उसका उत्तर आपका आ जाएगा। तो R1 का मान कितना दिया हुआ है 10, R2 का मान दिया हुआ है आपका 20, यहाँ पे लिख देंगे -10 × 20/100। अब इसी को कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब 10 में से 20 को घटाएंगे -10, और यहाँ बचेगा -12, और यहाँ पर प्रतिशत, ये हो जाएगा -12%, यानी उसको मतलब कि हानि हो रही है, घाटा लग रहा है, कितने का 12% का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, बी और डी दोनों में 12% दिया हुआ है, लेकिन एक में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है आपका वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आपका कमी। तो यहाँ पर माइनस कमी को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 12% की कमी हो गई। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 483 रुपया है। वर्षों की अवधि बताइए। तो यहाँ पर देखिए मूलधन दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है। तो मिश्र धन कितना होगा यानी अमाउंट आपका कितना होगा। तो 2300 में ये जो 483 जो आपका दिया हुआ है इसको जोड़ेंगे तो 23 4 हो जाएगा 87 यानी ये हो जाएगा 8783। ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2300 रुपया। और जो आर की वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10% पर एनम मतलब कि प्रति वर्ष। उसके बाद क्या कहा पूछ रहा है आपसे यानी कि वैल्यू पूछ रहा है यानी समय कितना लगेगा। तो देखिए इसके लिए फार्मूला आप जानबे करते हैं। ए बराबर क्या होता है पी 1 + r/100 के पावर एन। ए की वैल्यू दिया हुआ है 2783, पी की वैल्यू 2300 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + r की वैल्यू 10/100 के पावर एन। अब ये जो 2300 है 23 से काटते हैं तो 23 एक कम 23 यानी आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर 23 एक कम 23, 23 दूना 46, फिर 23 एक कम 23 हो जाएगा। ठीक है। यानी अगर हम देखें तो 121 ये गुणा में इधर हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 121/100 बराबर 1 + r/100। आर नहीं क्योंकि आर की जगह पर 10 लिखे हैं तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 खत्म, 10 एक कम 10 एक 11 यानी ये हो जाएगा कुल मिला जुलाकर 11/10 के पावर यन। अब 121 और आपका 100 इसका वर्ग है तो आप कहोगे सर 121 है 11 का और जो 100 है वो है आपका 10 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर और इधर भी है आपका 11/10 का स्क्वायर। तो आप जानते हो यहाँ पर स्क्वायर नहीं यन। आप जानते हो कि अगर आधार बराबर रहते हैं तो घात भी बराबर होती है। इसका मतलब अगर हम घात की तुलना कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 वर्ष और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से आने वाला है। आप क्वेश्चन को पढ़िए तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि k+3 कामा k+2 कामा 3k-7 कामा 2k-3 दिए गए क्रम में समानुपात में हो तो चौथे समानुपात का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से है k+3 फिर अनुपात में, उसके बाद क्या है आपका k+2, उसके बाद फिर समानुपात है, फिर क्या दिया हुआ है आपका 3k-7, उसके बाद फिर अनुपात दिया हुआ है आपका 2k-3, यहाँ पर हो जाएगा 2k-3। अब ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। ठीक है। यानी बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इसका गुणा हम इसमें करवा दें, इसका गुणा इसमें करवा दें और ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो चलिए गुणा करवाते हैं। तो k का 2k में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा 2k² -3k। 3 का गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6k और 3 त्रिका हो जाएगा 9 बराबर। इसका गुणा करवाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3k² -7k और 2 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6k -7 त्रिक आपका 21, 7 त्रिक 21 नहीं 7 दूना 14। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा इन सब को उस तरफ ले जाते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3k² में से 2k² घटेगा उस तरफ जाकर तो क्या बचेगा k²। यहाँ पर देखिए 6k है, 6k में से 3k घटाएंगे तो +3k बचेगा, +3k उधर जाएगा और उधर कितना बचेगा देखिए इससे बच गया आपका +3k और यहाँ पर इससे बचेगा -k। तो ये जो +3k है उस तरफ जाएगा तो माइनस आपका k के साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा -4k। यहाँ पर देखिए -9 है, यहाँ पर प्लस आपका -14 है तो -9 उस तरफ जाएगा +9 बन जाएगा, 14 में से 9 जाएगा बचेगा -5 बराबर 0 के। इसका खंड जब करेंगे तो खंड इस तरीके से करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर जो हमारा पद होता है वो आपका तीसरा मतलब जोड़ने घटाने पर आपका बीच वाला पद आना चाहिए, गुणा करने पर तीसरा आना चाहिए। तो इसको हम तोड़ते हैं 5 को, 5 एक कम 5 और यहाँ माइनस करते हैं यहाँ प्लस करते हैं। यानी अब अगर हम इसको यक्स की नहीं के की वैल्यू बताएं तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -5। ठीक है। माइनस नहीं प्लस। और जो के है
ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो -1, यानी ये जो तोड़ने के पश्चात हम लोग इसका विपरीत चिन्ह लेते हैं। जैसे माइनस था तो प्लस ले लिए, प्लस था तो माइनस ले लिए। हमसे पूछ रहा था इस चौथे वाले का मान, वो भी न्यूनतम। ठीक है, तो इसका दो मान आएगा, एक 5 रखने पर, एक 1 रखने पर। तो अगर हम 5 रखेंगे तो 5 गुणे 2 -3, तो 5 दूना 10 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 7। और अगर -1 रखते हैं तो -2 गुणे -1 -3 -5। तो अब आप बताइए कि 7 बड़ा है कि -5 बड़ा है? तो आप कहोगे सर -5 छोटा है, 7 बड़ा है। और हमसे न्यूनतम पूछ रहा था, न्यूनतम का मतलब होता है छोटा वाला, तो छोटा वाला कौन है? -5। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में दोनों दिया है, आपका 7 भी दिया है, -5 भी दिया है, लेकिन सही कौन सा होगा? सही हो जाएगा -5 वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -5, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके से है कि एक डीलर उस वस्तु पर 25% अतिरिक्त रियायत देता है जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। मतलब 20% का तो पहले से ही डिस्काउंट दिया जाता है, बट बाद में भी उसको 25% का डिस्काउंट दे दिया जाता है। कह रहा है कि यदि कोई क्रेता मतलब खरीदने वाला वस्तु के लिए 1500 रुपए का भुगतान करता है, तो अंकित मूल्य बताइए। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं अंकित मूल्य था यक्स रुपया। यक्स रुपया पर पहले से 20% का छूट दिया गया, तो वो हो गया आपका 80। और अब 80 पर भी कितने का छूट दिया जा रहा है? तो 75 का, मतलब 25 का। तो 100 में से 25 को घटा देंगे तो बचेगा 75/100, और बराबर ये हो जाएगा 1500 के। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1500 के। तो आप जानते हो कि 75 दुना होता है 150, और 20 चौक 80, और 4 25 हम 100। तो कुल मिला जुलाकर यक्स बराबर 25 का 100 में गुणा करा के यहाँ 1 से गुणा करवा देंगे, तो कुल मिला जुलाकर आ जाएगा आपका 2500 रुपया। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य था 2500 रुपये, जिसे बेचा गया 1500 रुपये में। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है कि एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु लगातार उसी परसेंट से बढ़े, फिर लगातार उसी प्रतिशत से घटे, तो हमेशा उसको घाटा होता है। से हमेशा क्या होता है? घाटा, यानी हानि होती है। कितने की हानि होती है? फार्मूला इसके लिए होता है R²/100, और यहाँ पर प्रतिशत। तो R², R की वैल्यू है 30, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे और बटा कर देंगे 100। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, और यहाँ पर हो जाएगा 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 9% का उसको घाटा लगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है 9% की वृद्धि, और बी में दिया हुआ है 9% की कमी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऐसे कंडीशन में हमेशा घाटा लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 9%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी 9% की कमी होगी उसके पास। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है कि एक वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे क्रमशः 73 और 98 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 6 शेष बचता है। तो ऐसी कंडीशन में मसा निकाला जाता है। जैसे देखिए, 73 और उसके बाद है 98, यहाँ पर 4 शेष बचता है, और यहाँ पर बचता है 6। तो ये जो 4 शेष बच रहा है, इसको घटा देते हैं। तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9, और यहाँ पे हो जाएगा 6। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 92। तो इन दोनों का मसा निकालना है, तो मसा इसका हो जाएगा 23। क्योंकि आप जानते हो 23 तिया 69 होता है, 23 चौका 92 होता है। तो कौन से ऑप्शन में 23 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि नींबू 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे जाते हैं और 3 रुपए में 2 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत बताइए। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, जब 2 की दर से 3 खरीदे जाते हैं और 3 की दर से 2 बेचे जाते हैं, यानी 2 रुपए में 3 ठो और 3 रुपए में 2 ठो बेचे जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर फार्मूला लगता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू 100%, या हम स्क्वायर ना लगाएं, आपका ऐसे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि आप देखोगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर प्रतिशत। तो 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5, और 4 से अगर हम 100 को काटे तो ये हो जाएगा 25, यानी 25%। तो 25 पंचे हो जाएगा 125, यानी उसको प्रॉफिट तो होगा, कितने का होगा 125% का। अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो हमने अभी फार्मूला लिखा था, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर गुणते 100 और यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूले से हमने इसको लगा दिया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे हो कि 125 दिया हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो क्रमशः धीमी और तेज ट्रेनों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि तेज ट्रेन की चाल है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो धीमे वाले का कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जो धीमा वाला है वो तेज से कितना कम है, तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, 192 किलोमीटर, ठीक है। 192 किलोमीटर की डिस्टेंस को दोनों ट्रेनें कवर करती हैं, ये मान लेते हैं पहला ट्रेन है और ये है आपका दूसरा ट्रेन। तो जो समय लगेगा पहले ट्रेन के लिए, वो लगेगा दूरी बटा के चाल, यानी समय बराबर दूरी बटा के चाल, तो ये हो जाएगा 192 बटा यक्स। और जो दूसरा समय लगेगा वो लगेगा आपका 192 बटा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 16। अब इन दोनों में समयों का जो अंतर है वो है 2 घंटा, ठीक है, क्योंकि कहा है 2 घंटे कम समय लेती है धीमी ट्रेन से। यहाँ पर हम लोग T1 माइनस T2 करेंगे, कितना मिलेगा 2 घंटा। इसमें T1 की जगह 192 बटा एक्स कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 192 बटा एक्स माइनस 16 बराबर 2। 192 को अगर हम काट दें यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 6 12, और 96 कामन ले लें, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 16 बराबर हो गया यहाँ पर 1। फिर एक गुणा करवाते हैं, ये देखिए 16 का 1 में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा आपका एक्स माइनस 16, और यहाँ माइनस एक्स, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स बराबर 1 के। एक्स से एक्स खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 16 का 96 में गुणा करवाते हैं, जब 16 का 96 में गुणा कराएंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, और 16 नवैया 144, 144 और आपका कितना 9, ये कितना हो जाएगा आपका 144 और 9, 9 5 14 होता है, यानी 154 हो गया। 16 छक्का 96, 6 लिख दिए, हासिल लगा 9, और 16 नवैया 144, 144 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 9 4 हो जाता है 13। उसके बाद यहाँ पर 5, यहाँ 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब क्या करना क्या है कि ये जो है आपका यक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स, इसका 1 में गुणा करवा देते हैं, अभी ये माइनस में आया है तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स। अब ये जो माइनस वाला आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कुल मिला जुलाकर यक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 1536 बराबर 0 आ गया। अब हम लोग करेंगे इसका खंड इस तरीके से कि जोड़ने या घटाने पर -16 आए और गुणा करवा दें तो 1536 आए। तो चलिए इसका लसन निकालते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1536, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 छः 12, 2 आठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 नवा 18, और आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर से काटेंगे तो 2 नवा 18, 2 छः 12, फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा 24, फिर से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 12,
2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से खत्म। तो यहाँ पर देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ तक का खंड लेते हैं। फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 तियाँ 48। अगर हम लोग 48 और 32 को देखें तो 48 में से 32 को घटा देंगे तो 16 बचेगा। और यहाँ पर यानी इसका जो खंड हुआ वो दो भाग में हुआ, एक 48 और एक 32। अब बात ये फंसती है कि कौन सा प्लस लें कौन सा माइनस। तो आप जानते हो यहाँ पर माइनस है, तो बड़े वाले को माइनस कर दीजिए, छोटे वाले को प्लस। और जब आंसर निकालना होता है तो इसका चिन्ह बदल देते हैं, यानी ये जो -48 है ये हो जाएगा +48 यहाँ पर। और जो आपका +32 है वो हो जाएगा -32। यानी जो धीमी ट्रेन थी उसकी चाल हो जाएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो तेज ट्रेन थी उसकी चाल हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है और इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। यदि 4 वर्ष पहले जनसंख्या आपका 62,500 थी तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। यानी आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है, पी की वैल्यू दिया हुआ है 62,500, यहाँ 1 प्लस कितने की वृद्धि हो रही है, तो 20%। तो 20/100 कर देंगे, और घात में कितना कर देंगे, 4। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। यहाँ पर हो जाएगा आपका 625 डबल जीरो गुणे 5 एकम 5 अब 1 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5 की घाते 4। ठीक है। और आप 6 की घात में 4 फिर 5 की घात में 4 होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग 6 को लिखने वाले हैं 4 बार, 5 को भी लिखने वाले हैं 4 बार। अब देखिए 5 पचे 25, 25 से काटेंगे तो 25 25 से ही हम 625 होता है। फिर 5 पचे 25, 25 से काटेंगे तो बचेगा 100। अब यहाँ पर देखिए 6 6 6 6 सभी का गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 6। ठीक है। यानी जो इकाई का अंक आने वाला है वो आने वाला है 6, और उसी के आगे ये डबल जीरो लग जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 129600, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक में 6 से शुरुआत हुआ है, डबल जीरो ऑप्शन नंबर सी में ही वही दिया हुआ है, 600। मैच कर दिया, हमको गुणा करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 18वां। देखिए 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में कर सकती हैं, और 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 पुरुष के एक दिन का काम, 5 पुरुष के एक दिन का काम हो जाएगा 1/2 भाग, क्योंकि वो 2 दिन में काम पूरा करते हैं। तो एक पुरुष के एक दिन का काम कितना होगा, तो आप कहोगे कि 5 का 2 में गुणा करवा दीजिए, यानी 1/10 भाग। ये पुरुष का है, ठीक है। ऐसे ही कितनी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 महिलाएं हैं। 4 महिलाओं के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 1/3 भाग। ठीक है, क्योंकि वो लोग 3 दिन में काम करती हैं। तो यहाँ पर एक महिला एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 तिहाई 12, यानी 1/12 भाग। ऐसे ही कितने बच्चे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर है 5 बच्चे। ठीक है, ये महिला का है। अब बच्चों का, तो 5 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये लोग भी 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 भाग। उसी तरीके से एक बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15 भाग। अब आपको ये जो 1/10, 1/12, 1/15 दिया है, इसी को जोड़ना है। जोड़ दीजिए, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, तो आप जानते हो कि इसका लसस 60 आएगा। 10 छक्का 60,
12 पंचे 60, 15 चौका 60। तो 6 5 11, 11 4 15, 15/60 काटेंगे तो हो जाएगा 1/4 भाग। यानी अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो आपका एक दिन में करते हैं 1/4 भाग काम। तो अगर इसी को उलट दें तो कितना दिन लगेगा? ये लगेगा 4 दिन। यानी अगर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा एक दिन काम करता है तो कुल काम 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4 दिन, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग शंकु बना लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये तिर्यक ऊंचाई है, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे ऊंचाई हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये समकोण त्रिभुज बनाता है, और समकोण त्रिभुज में त्रिक चलता है। त्रिक का मतलब ये होता है जैसे आपका 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तब 5 ही आएगा। तो इस तरीके से जैसे 6 8 10, इसे बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, यानी पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं। तो ऐसे 7 24 और 25 का चलेगा। यानी 7 लंब होगा, 24 आधार होगा तो कर्ण 25 होगा। या 7 आपका कर्ण होगा, 7 आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, 24 आधार हो जाएगा तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर पता चल गया कि जो इसकी ऊंचाई है वो है आपका 24 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं तो आप जानते हो एच बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? यल, यल का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए। आर का मान है 7, 7 का स्क्वायर, तो एच बराबर ये हो जाएगा आपका 625 माइनस 7 7 49। अब देखिए, अब 625 में से 49 घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ बचेगा 11, 11 में से आपका 4 जाएगा 7, यहाँ 5, 576, 576 होता है 24 का। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे भी कर सकते हो। तो हमसे आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे? 22/7, क्योंकि यहाँ पर शायद दिया भी है, हाँ दिया तो है। और आर का मान कितना दिया हुआ है? तो 7, 7 × 7 कर देंगे। और एच का मान कितना दिया हुआ है? 24। देखिए 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 × 7 = 154, गुणे 8 कर देंगे तो 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 3 × 43, 8 × 1 = 8 × 4 = 12। कुल मिला जुला कर 12 32 आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 12 32, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के आखिरी क्वेश्चन यानी 20वें प्रश्न में। यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी यदि पहले 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 6 घंटों के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो यहाँ पर समझिए कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है, यानी कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल दूरी वो कितना तय किया है? तो आप जानते हो कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो उसने क्या किया कि जब पहले 3 घंटा था, 3 घंटा में वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, तो कितना दूरी चला होगा? तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, यानी 3 का हम लोग 50 में गुणा करवा लेंगे तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर। प्लस अगले घंटे में यानी अगले 4 घंटे में वो 60 की स्पीड से चला, तो कितना दूरी चला? 240, क्योंकि 6 × 4 = 24 होता है। फिर अगले 6 घंटे में वो 65 किलोमीटर चला, तो 65 का 5 में गुणा करवा देंगे तो 5 × 6 = 30, और आपका 6 × 6 = 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 39 बटा कुल समय दिया हुआ है 13 घंटा। इसको जोड़ लीजिए, जीरो हो जाएगा, 9 × 4 = 13, 13 × 5 = 18 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7 बटा 13, यानी
ये हो जाएगा 13 छक 78। 13 छक 78 यानी कुल मिला जुलाकर 60 किलोमीटर प्रति, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड आएगी वो कितना आएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो 20 प्रश्न था, हमने बहुत ही आसानी वे में आपके सामने लगाया। यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो यूट्यूब अगले लोगों तक भी इसे क्या करता है, रिकमेंड करता है। तो मिलते हैं आपसे इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसी पढ़ाई करते रहिए।